हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हमने एक और वीडियो पहले से इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जा करके देखें। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाइए और वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 5 डोमेन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशंस को ही समझ नहीं पाते और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि हम सभी ने कभी ना कभी किसी बात को लेकर के जेलसी फील की होगी, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशंस है दोस्तों, लेकिन हम सभी ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि ऐसे इमोशंस को हम स्वीकार नहीं करते, तो हम दूसरों के लिए ऐसे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है दोस्तों। ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम अपने अंदर ये चीज़ें ट्यून कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है और इसके लिए हमें एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिर्फ आराम से बैठना है और धीरे धीरे डीप ब्रेथ लेनी है। एकदम डीप ब्रेथ आपने लेनी है और उसके बाद आपने अपने माइंड को शांत रखना है। हो सकता है कि उस समय आपके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही हों, जैसे कि क्या मम्मी ने दवाइयाँ ली, या फिर यार अगले महीने तो हमारे एग्जाम्स हैं, या गवर्नमेंट हमारे एग्जाम्स क्यों ले रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे थॉट्स माइंड में आना एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, लेकिन ख्याल रहे कि ये थॉट्स आपके माइंड में आए और चले जाएं, वरना ये अगर आपके माइंड में थॉट्स बैठ गए तो ये आपके माइंड और उसकी जजमेंट पावर को क्लाउड कर देंगे। दोस्तों जब आपका माइंड रोज की चिक चिक से फ्री हो जाएगा तो आपके लिए इमोशनल स्टेट को प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि आज सारा दिन आप दुखी थे, तो आपने थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन किया, तो आपको पता चला कि आप अपने पार्टनर के साथ हुई फाइट को लेकर के परेशान थे, लेकिन आपकी डेली लाइफ की अनइम्पोर्टेंट चीज़ों ने इस बेसिक रीजन को क्लाउड कर दिया था, यानी आपको पता ही नहीं चल पा रहा था कि आप आखिर परेशान क्यों हैं। लेकिन आपने जब जैसे ही मेडिटेशन किया तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया कि आप अपनी लाइफ के अंदर आज ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमें अपने इमोशंस को पहचानना होगा और उसके बाद हमें उन्हें एक्सेप्ट भी करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के बारे में। और सेकंड स्टेप में दोस्तों उधर बात करते हैं इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में। हाल ही का उत्तर इस बात पर जोर देते हैं दोस्तों कि इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है दोस्तों। और ज़्यादा स्पेसिफिक वे में बोले तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं। और ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफ़ी सिमिलर है दोस्तों, जिसे फ्लो बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दिस साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों। ये कहावत यहाँ पर अप्लाई होती है क्योंकि खाली बैठने से हमारे माइंड में नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। तो आप इसके बजाय किसी एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। जितना हो सके उतनी देर तक आपको उस टॉपिक के ऊपर या उस पॉइंट पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस बीच आपको अपने फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को भूलना होगा। बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी हेल्प करती है दोस्तों, लेकिन अक्सर हम इसका मिसयूज करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव भी कर दिया है कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेस होते हैं और अपनी लाइफ में दुखी होते हैं वो सोशल मीडिया पर बाकियों से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने या कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय ये लोग अपनी सोशल मीडिया नेटवर्क प्रोफाइल को घंटों तक स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए 10 सेकेंड रूल सबसे बेस्ट है। और ये रूल बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको आराम से बैठ जाना है और 1 से लेकर 10 तक काउंट करना है। और
आप देखेंगे कि इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये टेक्निक बड़ी ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों, आप इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों 10 सेकंड रूल उन लोगों पर भी अप्लाई होता है जिनको बात बात पर गुस्सा आ जाता है और छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा करने लग जाते हैं। तो आज के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और आपको 10 तक गिनना है। 1 से लेकर 10 तक जब आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा एकदम 1 मिनट के अंदर छूमंतर हो जाता है। ये दोस्तों सच में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे 3rd स्टेप के बारे में, और इसके अंदर आपको खुद को मोटिवेट करना है दोस्तों। और इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड करते रहें, लेकिन इस चक्कर में ओवर द टॉप ना चले जाएं दोस्तों, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड्स प्राप्त करना आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, बस ये तो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। हर रोज़ बाहर जा कर के पार्टी करने की बजाय आप कुछ विशेष अवसरों का इंतज़ार कर सकते हैं। इससे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और रिवॉर्ड्स का भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको रीजनेबल और अचीव किए जा सकने वाले गोल्स रखने चाहिए। जैसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी है। ये कोई इजी टास्क नहीं है, इसको आपको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा जिसे आप आसानी से पा सके दोस्तों। अब आप जैसे इमोशनल मैनेजमेंट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले दूसरे डोमेन जैसे कि एम्पैथी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी। सही मायने में दोस्तों आपके गोल्स कुछ ऐसे होने चाहिए जैसे कि थोड़े से हार्ड। जाहिर है कि आप कोई ऐसा टास्क तो चूज नहीं करेंगे जो बहुत ही आसान हो या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इजी टास्क आपको मोटिवेट नहीं करेगा और ज़्यादा हार्ड टास्क आपको परेशान कर देगा। तो जब भी आप अपने गोल्स को डिसाइड करें तो ये थोड़े से हार्ड होने से, ना कि ज़्यादा हार्ड। और दूसरा, आपको अपने गोल्स डिसाइड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक, यानी कि आपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्शंस लिए उनका रिजल्ट आपको तुरंत पता लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम नहीं पता होगा तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। और इसके साथ ही जो बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों वो है कि फेलियर इज नॉट एनी ऑप्शन, इट इज़ अ मस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप अपने गोल्स को अचीव करने में जो काम करेंगे उस दौरान कई बार आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों से खुद को निराश नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर हर चीज़ आपके प्लान के हिसाब से हो रही है तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि आप गलत ट्रैक पे हो। और जो दुखी और सैड एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मिलते हैं, वो हमें अपने गोल्स से पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे 4th स्टेप के बारे में जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी बढ़ा देगा, और ये है एम्पैथी। दोस्तों एम्पैथी कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, क्योंकि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इनडिफरेंट होते जा रहे हैं। और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर के काफ़ी परेशान है। एक तरफ तो आजकल वॉयलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है, और टीवी वगैरह में हम इतने ज़्यादा वॉयलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों की तकलीफ़ को देख करके भी लोगों को अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर के लिए हमारे पास हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम इंसानों के अंदर एम्पैथी का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको इसके एस्पेक्ट पर थोड़ा सा काम करना होगा। जैसे दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना। अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे फ्रेंड्स या फैमिली क्या फील कर रही है, हम उनकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस बात को लेकर के वो परेशान हैं या फिर किस बात को लेकर के वो कैसा रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें अपनी एम्पैथी को इम्प्रूव करना है तो हमें आज से ही दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना होगा। हमें ये देखना होगा कि वो किस बात को लेकर के कैसा फील करते हैं और उनका कैसा रिएक्शन होता है, और इसके साथ ही हमें दूसरे लोगों को भी समझना होगा। जिससे आपकी बात हुई है उस इंसान से बात करने के बाद आप खुद से पूछिए इस इंसान को क्या फील होता होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट इसे कोग्निटिव पार्ट ऑफ एम्पैथी भी कहते हैं। और इसके साथ ही अगर आप अपनी एम्पैथी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों के साथ रिजोनेट भी करना होगा। ये लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, शायद सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला भी। दूसरों के साथ रिजोनेट करने के लिए आपको अपनी जगह
खुद को रख करके सोचना होगा। ये एक दो धारी तलवार जैसी चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजोनेटिंग भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। डेनियल गोलमैन उन लोगों के बारे में बात करते हैं दोस्तों जिन्हें एलेक्सिथीमिया होता है, और ऐसे लोग अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर लेकर आया जाए। लेकिन हम सभी ने कभी ना कभी ये सब एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको कुछ फील हुआ और आप कुछ बोल नहीं पाए, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम सभी के साथ होता है। और जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी इनर स्टेट को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से भी हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी कई सारी टेक्निक्स हैं। अगर आप साइकोलॉजी को लेकर के क्यूरियस हैं दोस्तों, तो आप इमोशंस पर लिखी जाने वाली बुक्स पढ़ सकते हैं, जिनमें से कोई ना कोई मेथड आपके लिए काम जरूर करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे 5th स्टेप के बारे में बात करने का, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी इंक्रीज कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने रिलेशंस को अटेंशन पे करनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो लोग काफ़ी एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को लेकर के एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में रहते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी इश्यू सही ढंग से सुलझाया जा सकता है। मान लो कि आपके फ्रेंड के साथ फाइट हो गई है, लेकिन आप फिर भी अपना गुस्सा ठंडा करें और उसे कॉल करें, क्योंकि बड़े लोग कोई भी दुश्मनी नहीं रखते और ना ही उनमें बदले की कोई भावना होती है। अब लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि हमेशा आप ही माफ़ी मांगे, बल्कि इसके एकदम उलट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जानता है कि कब आपको सॉरी बोलना है और कब नहीं। ऐसे कई मौके होंगे जब आपकी एक सॉरी बिगड़ती बात को बना देगी दोस्तों। लेकिन अगर आपकी गलती भी नहीं है दोस्तों, तो भी आपको मैटर सोल्व करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी गलती थी। लेकिन एक दूसरे को ब्लेम करने से क्या होगा, अब झगड़ा ख़त्म करते हैं क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों से ऐसे बात करेंगे तो आपके रिलेशंस पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों, ह्यूमंस रिलेशनशिप को लेकर के साइकोलॉजिस्ट एक अच्छी एडवाइस देते हैं। जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं वो हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड को लेकर के हमारी नॉलेज काफ़ी इनडायरेक्ट होती है। तो शायद दोस्तों अब आप ये पूछें कि हम इसे अपनी इमोशनल लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपके पार्टनर के साथ लड़ाई हो गई है और अब आपको उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप अपने एक्शंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप शांत होंगे तब आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर वे में नज़र आएगी दोस्तों। और तभी आपको पता चलेगा कि आप उसे कुछ ज़्यादा ही गलत समझ बैठे हैं। या फिर मान लो कि आपका पार्टनर आपको बार बार कॉल कर रहा है और आपको ये चीज़ बड़ा ही परेशान कर रही है, और आपको ये भी लगने लगा है कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। तब आपको गुस्सा आ जाता है। इसकी बजाय आप खुद से बोलें कि अगर वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है या फिर रही है तो क्या हुआ, ज़रूरी नहीं कि वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है या फिर चाहती हैं। हो सकता है कि उसे मेरी फिक्र हो। दोस्तों, अगर आप शांति से बैठ करके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सिचुएशन को जितना ज़्यादा ख़राब समझ रहे हैं, सिचुएशन उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऐसे अपने रिलेशंस में होने वाली प्रॉब्लम्स को शांति से बैठ करके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो है ही नहीं, आप केवल उन्हें प्रॉब्लम मान बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा दोस्तों। इसके लिए हमें जेंडर्स के बीच में डिफरेंस का भी पता होना चाहिए। जेंडर्स बेस्ड स्टीरियोटाइप बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सच है कि औरतें दूसरों के इमोशंस एकदम सही समझती हैं। विशेष रूप से कहें तो औरतों में ज़्यादा एम्पैथी होती है। ये एक सिंपल फैक्ट बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है दोस्तों। जैसे कि औरतों को कई बार शिकायत होती है कि उनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड एकदम कोल्ड नेचर के हैं, और बहुत सी औरतें उनकी इस कोल्डनेस को गलत वे में ले लेती हैं दोस्तों। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर अब उन्हें इतना प्यार नहीं करते या अब वो उन्हें नापसंद करने लगे हैं, लेकिन अक्सर ये बात सच नहीं होती दोस्तों। तो इसके बाद क्या होता है, औरतें
कई बार ओवर रिएक्ट करने लग जाती हैं और फिर अपने पार्टनर के साथ इस बात को लेकर के झगड़ा भी करने लग जाती है दोस्तों। और फिर यही से सारी मुसीबतें शुरू होती हैं, क्योंकि फिर आदमी भी ओवर रिएक्ट करने लग जाता है और कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप और डिवोर्स पर जाकर ख़त्म होती हैं, क्योंकि मर्दों को लगता है कि उनकी पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर काम कैसे आता है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये औरतें इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में मर्दों से बेहतर होती हैं, जिसका मतलब है कि आदमी ओवर रिएक्ट करने से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में 2 चीज़ें जान लें। जैसे कि जब आपकी गर्लफ्रेंड रूड वे में आपसे बिहेव करे तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें, उसे टाइम दें और कुछ ऐसा कहें कि मेरे बिहेव से तुम्हें हर्ट हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये एक बेहतर तरीका है दोस्तों, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें। और वहीं दूसरी तरफ औरतों को भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ सीखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्हें ये सोचना होगा कि बात अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की है तो वो मर्द बायोलॉजिकली ही इसमें बुरे हैं, इसलिए कई बार तो वो दूसरों के इमोशन समझ ही नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग हम ग्रुप मैनेजमेंट में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, डेनियल गोलमैन बताते हैं कि ग्रुप में भी यही काम करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के ग्रुप में सोशल एटमॉस्फेयर और हार्मनी इंप्रूव करना ज़्यादा आसान रहता है दोस्तों। हमें इस एस्पेक्ट के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, जैसे कि हमें हाईली इंट्रोवर्टेड और इमोशनली डिस्टेंट लोगों को एक ग्रुप में मिक्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को अकेले काम करना पसंद होता है, जबकि कुछ लोगों को मिल करके ग्रुप में काम करना पसंद होता है। तो दोस्तों, पहले हमें उनकी रुचि का पता लगाना चाहिए, फिर उनकी चॉइस के हिसाब से हमें उनको काम करने की फ्रीडम देनी चाहिए। इस तरह से आप एक ग्रुप में काम करने वाले सभी लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं EI और हेल्थ के कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मामला कुछ सीरियस हो जाता है। गुड इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ सेव कर सकता है दोस्तों। वैसे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है दोस्तों। डेनियल गोलमैन ने कई सारी ऐसी स्टडीज़ मेंशन की हैं जो एंगर मैनेजमेंट और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस बारे में बात करती हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो अपना गुस्सा कंट्रोल कर नहीं पाते, उनके 50 वर्ष से कम उम्र के अंदर मरने के चांसेस 7 गुना बढ़ जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा गुस्सा करना कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए कई सारी थेरेपी हैं, जिनमें कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शायद मोस्ट इफेक्टिव होती हैं, जो लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती हैं। लेकिन कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट ये नहीं जानते कि वो वाकई में लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव कर रहे हैं। इन सब के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं दोस्तों। जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है दोस्तों। जैसे हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग रिजेक्शन और ब्रेकअप्स को बेटर वे में डील करते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि ये लोग अपने विचारों को लेकर के खुले होते हैं, ओपन टूवर्ड देयर ओन इमोशंस। ये अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस एक्सेप्ट करना सीखो। ब्रेकअप होने के बाद आपको अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और इसके साथ ही वो ड्रिंक करना भी शुरू कर देते हैं या फिर दिन रात पार्टी करते हैं, लेकिन इससे सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है दोस्तों। अपने इमोशंस को रिएक्ट करने की बजाय आपको उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अगर रोने का मन कर रहा है तो रो दो, लेकिन फीलिंग्स को छुपाओ मत। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दे रिफ्रेन फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सल सेल्फ इवैल्यूएशन। ब्रेकअप या रिजेक्ट होने के बाद लोग खुद में कमी देखने लग जाते हैं, जो कि गलत है। हाल का ये कॉमन बात है, क्योंकि कभी हम खुद को बुरा समझने लगते हैं और कभी हम खुद को अच्छा मानने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है दोस्तों, जब हम अपने बारे में एक ग्लोबल नेगेटिव व्यू अडोप्ट कर लेते हैं। यानी हर चीज़ में हम खुद को कमतर फील करने लग जाते हैं। लेकिन हाई IQ वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें बैड यानी कि बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि उनका आज ब्रेकअप हो गया या फिर वो आज रिजेक्ट हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ में बुरे हैं।
ये एक असेंशियल पार्ट है दोस्तों। जब भी हमें बुरा लगता है तो हमें अपनी कमजोरियां ही नज़र आती हैं। हाई IQ वाले लोग ये चीज़ जानते हैं और समझते भी हैं कि ऐसा होना नॉर्मल सी बात है, इसीलिए तो वो अपने आप को बैड सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बैड इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस खराब हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि कुछ जेंडर EI को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाकी नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, उनमें से एक है फैमिली, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसे और स्पेसिफिकली बोले तो आप कैसी फैमिली में पले बड़े हुए हैं, ये चीज़ें भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। दोस्तों, जिन लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें रहने वाले लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी पुअर होता है। इस टाइप के लोग अपने और दूसरों के इमोशंस को पूरी तरह से अनजान होते हैं, उनको समझ नहीं पाते। अक्सर ये लोग गुस्से से फूट पड़ते हैं और अपने इमोशंस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। कई केस ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ फैमिली के बुरे वातावरण की वजह से लोगों में साइकोपैथी की प्रॉब्लम भी डेवलप हो गई। और इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर को लैक ऑफ एम्पैथी क्लियरली डिस्क्राइब करती है दोस्तों, जो कि EI की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम सबको पता है कि साइकोपैथ क्या क्या करते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे क्राइम्स करते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ लोग तो फेमस सीरियल किलर भी बन जाते हैं, जैसे कि टेड बडी। वो अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके रियल पेरेंट्स उसे अपने पेरेंट्स के घर छोड़ गए थे। इसीलिए टेड बडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर रहता था और वहीं पर वो पला बढ़ा था, जो उसकी इतनी केयर नहीं करते थे। उसके ग्रैंडफादर को खासकर एक मिसफिट रोल मॉडल बोला जा सकता है, क्योंकि वो जानवरों को टॉर्चर करके खुश होते थे और वाकई में बहुत ही बुरे थे। अब आप ही सोचो कि इन सब का टेड बडी के माइंड पर क्या इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी तो हम सभी जानते हैं। टेड बडी ने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें ज़्यादातर कॉलेज गर्ल्स थी, और उसे कभी भी अपने किए का पछतावा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जिसका बचपन खराब गुजरा हो वो एक साइकोपैथ बन जाए। असल में तो बस एक स्मॉल पोर्शन ही किसी को फुल ऑन साइकोपैथ बना सकता है दोस्तों, जिसका मतलब है कि जो डैमेज चाइल्डहुड में हुआ उसके बाद में उसे बदला जा सकता है। ये उन लोगों के लिए मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है जिनके साथ बचपन में किसी तरह का कोई एब्यूज हुआ है। जिन लोगों को सीरियस चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उनके लिए कई तरह की साइकोपैथी अवेलेबल हैं जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हुई है। साइको एनालिसिस एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे पास्ट की गहराइयों में जाकर काम करती है दोस्तों, और जो लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है हमारी इस ऑडियो बुक समरी के कंक्लूजन का। दोस्तों, इस बुक में हमने सबसे पहले बात की हमारे इमोशंस के बारे में। हमारी लाइफ का एक सेकंड भी इमोशंस के बिना नहीं गुजरता। इमोशंस हमारी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और हमें अपने इमोशंस के साथ जीना सीखना होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और हमारे थॉट्स, जिसका मतलब है कि EI नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी प्रभावित करती है। और दूसरा हमने इस बुक में सीखा दोस्तों कि हमारे ब्रेन और हमारे इमोशंस के अंदर क्या कनेक्शन है दोस्तों। डेनियल गोलमैन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है और उन्होंने ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके के बारे में बताया है। उन्होंने एक चीज़ देखी है कि हमारे ब्रेन में इमोशंस बड़े डीप लेवल तक होते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट होते हैं। और ऐसा होता है कि जो पार्ट इमोशंस कंट्रोल करता है वो हमारे ब्रेन का काफ़ी ओल्ड पार्ट होता है दोस्तों, इतना ओल्ड की ह्यूमैनिटी की शुरुआत से। तो इसका क्या मतलब हुआ, यही कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट और इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। उसके होने की वजह कुछ ज़रूर है दोस्तों। और तीसरा हमने इस बुक में सीखा खुद की इमोशंस को समझना। बहुत से लोग अपने इमोशंस को ही समझ नहीं पाते और फिर ऑटोमेटिक वे में रिएक्ट करने लग जाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम सभी कभी ना कभी किसी बात को लेकर के जेलस फील करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक नेचुरल इमोशंस है, लेकिन हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं।
और इसके साथ ही दोस्तों हमने इस बुक में सीखा कि खुद को मोटिवेट कैसे किया जाए। और खुद को मोटिवेट करने का एक बेस्ट तरीका दोस्तों ये है कि आपको खुद को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देना होगा। और इस चक्कर में हमें खुद को ओवर द टॉप नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग इस बात के आदी हो जाते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें रिवॉर्ड्स प्राप्त नहीं करना है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रिवॉर्ड्स प्राप्त करना नहीं, बल्कि हमारे गोल्स को अचीव करना है। और रिवॉर्ड्स हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों हमने इस बुक में एम्पैथी के बारे में बात की। एम्पैथी एक कोर ह्यूमन विशेषता है दोस्तों, क्योंकि हम इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी आज के टाइम में लोगों के अंदर एम्पैथी कम होती जा रही है और साइकोलॉजिस्ट इस बात को लेकर के परेशान है। एक तरफ तो आजकल वॉयलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है। और टीवी वगैरह में हम इतने ज़्यादा वॉयलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों को तकलीफ़ में देखकर भी हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दोस्तों हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप बनाने के लिए हम सभी के अंदर एम्पैथी का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि हम एम्पैथी इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको इसके एस्पेक्ट पर थोड़ा सा काम करना होगा। और इसके साथ ही दोस्तों हमने सीखा कि हमें अपने रिलेशंस को भी अटेंशन पे करनी चाहिए। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं दोस्तों। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी इश्यू सही ढंग से सुलझाया जा सकता है। और फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस कार्टून एनिमेटेड वीडियो समरी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी बुक्स पढ़ करके या फिर सुन करके अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।